प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कामयाबी का सारा दारोमदार जो होता है वो सही रणनीति पर होता है, क्योंकि हमारे पास मान लिए किताब है, हम नोट्स भी बना रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लगातार दोहरा भी रहे हैं, और जो YouTube चैनल हैं तमाम जहाँ से हम अटैच हो सकते हैं या समझते हैं कि यहाँ से हमको फ़ायदा मिल जाएगा, वहाँ पर भी हम लगे हुए हैं, अटैच हैं। लेकिन देखने में आता है कि उसके बावजूद भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं, बल्कि तादाद ज़्यादा होती है। तो वजह क्या है आखिर? तो होता ये है कि आप ऐसा ही समझे जैसे मान लिया कि हरियाणा के अंदर पहलवानी का काम होता है, वहाँ सिखाया जाता है, भारत के बड़े बड़े पहलवान वहाँ से निकलते हैं। तो सोचें कि अगर किसी को पहलवानी सीखनी हो और कोई हरियाणा चला जाए किसी गुरु के पास, तो क्या गुरु जो है अपना नोट्स बना करके दांव पेच का जो है दे देंगे कि आप इसको दोहराते रहिए और इसको तैयार करिए तो फिर आप दांव पेच सीख जाएंगे? बल्कि प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब वो दांव पेच आते हैं। तो इसलिए होता ये है कि हम नोट्स बनाते हैं, हमको लगता है हमारे पास किताब है, हम तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी एबिलिटी का कहीं ना कहीं तो हमको आभास रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं हमारे मन के अंदर कि वो हमें उत्साह दिलाने का काम करती हैं, हमें आत्मविश्वास दिलाती हैं। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो उसमें होता है क्या है कि हम अपनी शक्ति का कभी कभी गलत आकलन कर लेते हैं, और फिर जब हम सवाल यानी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ कुछ देखने में आता है कि चीज़ें गिर जाती हैं, हो नहीं पाता। तो अपनी शक्ति का तो मूल्यांकन करना ही करना चाहिए, लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि सफलता का दारोमदार सही प्रश्नों के चयन पर है। यानी जो कमीशन सवाल बना रहा है उसको अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमने कितना ही नोट्स बनाया हो, कितना दोहराया हो, कुछ भी किया हो, वो सारी चीज़ें हमारे काम नहीं आ पाएंगी। लोग तो कामयाबी देखते हैं ना, लोगों की जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत कौन लोग नहीं देखते हैं कि कितनी तैयारी की गई है। और अब चीज़ें अनिश्चित रहती हैं, इंसान अपनी तैयारी कर सकता है, सफलता मिलना ना मिलना तो बहुत कुछ परिस्थितियों पे भी होता है। लेकिन अगर सही रणनीति बनाई जाएगी तो मेरा अपना यही मानना है कि अगर हम सही सवाल बनाएं, कमीशन जिस तरह से पूछता है, अगर उन सवालों को हल करें तो कामयाबी बहुत कुछ मिल सकती है। धीरे धीरे आपको देखिए एहसास होगा, यहाँ जो सवाल मैं रख रहा हूँ तो जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये एहसास हो जाएगा कि आगे जाकर उनको कितना फ़ायदा मिला इसका। क्योंकि कंटेंट राइटिंग का मेरा काम रहा है, इसमें एक लंबा समय है, अनुभव होता है इंसान को, बहुत सारी चीज़ें इंसान के पास अपनी एक रहती है, और वो सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने तरफ से जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है, सीखा है मैंने, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। कला और संस्कृति पर मैंने देखिए 50 सवाल दिए थे, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर कभी आते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर काम मेहनत से किया जा रहा है और सपोर्ट भी करना चाहिए। इसी तरह से कारवां और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो कला संस्कृति वाला भी देखें। तो देखिए, मैंने इसीलिए सवालों पे फोकस किया हुआ है कि आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अच्छे सवालों को हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो भी क्रिएटिविटी होती है वो आसान नहीं होती सबके लिए। भारत के अंदर देखें तो कम आपको चित्रकार मिलेंगे। आप लोहा है उसके बारे में देखें, आयरन के बारे में तो अच्छी क्वालिटी का लोहा कम होता है। सोना देखें वो भी कम ही होता है, डायमंड देखें कम होता है। पूरी प्रकृति के अंदर जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं वो कम ही होती हैं, और ये एक लंबे समय के अनुभव, दबाव, प्रेशर, बहुत सारे चीज़ों से मिल कर के चीज़ें तैयार होती हैं, और कुछ गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें होती हैं, तभी ये संसार चल भी रहा है। तो कोशिश मेरी यही है, तो इसलिए देखते रहिए लगातार और पढ़ते रहिए, और इस तरह से जब आप सवाल लगाते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आरओ के एग्ज़ाम में 39 यानी 39 सवाल आयोग ने है जो वो 2 स्टेटमेंट वाला पूछा है। अब जिन लोगों ने आरओ का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने उसको एनालाइज किया कि नहीं किया, लेकिन एक एक सवाल मैंने देखा है तो उसमें 39 सवाल जो है वो 2 स्टेटमेंट के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 और 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आगे जाकर के 3 स्टेटमेंट आरओ में पूछा जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे जब, तो धीरे धीरे आयोग सूचना को बढ़ा रहा है। तो देखिए, कीरू जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में निर्माणाधीन है? कीरू जल विद्युत परियोजना, तो देखिए ये है आपके जम्मू और कश्मीर में। ये कीरू जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में विद्यमान नहीं है? तो देखिए सिप्पी है, सेवा, चुटक और दुलहस्ती अक्सर इसको पूछा जाता है, तो जो है सिप्पी नहीं है।
तो फिर सिप्पी कहाँ पे है जल विद्युत परियोजना? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलिए, इंग्लिश में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये सब बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना सुमेलित नहीं है? देखिए, परियोजना है और स्थान है। रंगित अरुणाचल प्रदेश, चमेरा हिमाचल प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, चुंगरचाल उत्तराखंड। तो देखिए, जो रंगित है ये नहीं है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये सिक्किम में है, बाकी सब सही है। तो देखिए आगे चलते हैं। एनटीपीसी द्वारा संचालित लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? 4000 मेगावाट का लगभग है ये। तो ये कहाँ पर है लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ जिले के अंदर। आप गूगल करके देखिए तो पूरा प्लांट आ जाएगा ये। देखिए 5वां सवाल देखिए, चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल। तो सबसे बाद में किसकी हुई थी? गेल की हुई थी, क्योंकि सबसे बाद में पूछ रहा है ना। तो इस तरह के सवाल आयोग पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी पहले हुई थी। यहाँ पर मैंने बाद में वाला दे दिया है। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये 1964 में बनता है ये, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है 1959 में, और ओएनजीसी तो 1956 में है, और ये गेल है 1984 में। तो देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की थल सेना 5 कमानों में विभाजित है। तो क्या ये सही है 5 कमानों में? क्योंकि भाई भारत एक इतना बड़ा देश है, तो थल सेना, वायु सेना, नौसेना के बारे में सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आयोग पूछ नहीं रहा है तो कभी पूछेगा नहीं, वो पूछा जा सकता है। तो थल सेना 5 कमानों में विभाजित है तो गलत है। 5 कमानों में नहीं बल्कि 7 कमानों में है। भारत की थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय जयपुर में है, तो जयपुर में नहीं है, उधमपुर में है। तो ये भी गलत है। उधमपुर जो है वहाँ पर है उत्तरी कमान का मुख्यालय। तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, दोनों असत्य हो जाएंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा थल सेना के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बनाया है ये। तो देखिए थल सेना है तो 7 कमान है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर में है। पूछा जा सकता है तो इसीलिए मैंने दे दिया था कि स्क्रीनशॉट आप ले सकें और अपना कॉपी में नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, दक्षिण पूर्वी कमान जयपुर और प्रशिक्षण कमान मऊ में है। तो देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरओ में 39 सवाल इसी तरह के 2 स्टेटमेंट पर पूछा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। इसलिए जो लोग आरओ में बैठेंगे ध्यान रखेंगे। बाकी कथन और कारण वाले भी 4-5 सवाल, 6-7 सवाल हैं, उसको मैंने गिना नहीं, लेकिन 5 से ऊपर ही है। तो जब 39 सवाल पूछ रहा है तो सूचना को बढ़ा रहा है आयोग, ज़्यादा पूछेगा। और जब सूचना ज़्यादा पूछी जाएगी तो फिर चीज़ें आसान नहीं रहती हैं। भारत की नौसेना 3 कमानों में विभाजित है, तो ये एकदम सही है। भारत की नौसेना की दक्षिणी कमान प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। तो क्या ये सही है? तो ये सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही क्या, सी वाला 1 और 2 दोनों सही है। तो नौसेना के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि कितनी कमानों में है। तो बेसिक सा सवाल है ये, तो जहन में रखने वाली बात है। अगर हम इसको नोट्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे और ये दोहराया नहीं जाएगा तो फिर अगर पूछ लिया गया तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर एक साथ पूछ लिया उसने थल सेना, नौसेना, वायुसेना की कमानों के बारे में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखिए नौसेना के बारे में, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमान मुंबई, दक्षिणी कमान कोच्चि। अब देखिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8वां सवाल, भारत की वायुसेना 5 कमानों में विभाजित है। तो क्या सही है ये कि भारत की वायुसेना 5 कमानों में विभाजित है? तो जो एक्टिव यानी संक्रियात्मक कमानें हैं वो 5 हैं, लेकिन 2 कमानें, एक प्रशिक्षण की है, एक रखरखाव की भी है, तो 7 कमानें हैं। तो इसलिए ये गलत है। भारत की वायुसेना की रखरखाव वाली कमान का मुख्यालय मुंबई में है। अब सोचिए, आप खुद ज़रा विचार करिए कि रखरखाव की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। सारे जहाज़ वहाँ पर जितने भी हैं वायुसेना के जितने, सब वहाँ पर उसका रखरखाव किया जाता है।
तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो मुंबई में नहीं है, नागपुर में है, तो गलत है। जो रखरखाव वाली कमान है उसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, नागपुर में है। तो इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए अपना कि जो सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं उस पर अचानक आपको सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, वायुसेना पूर्वी क्षेत्र का ये शिलांग में है, इसका मुख्यालय जो है कमान का। पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र तिरुवनंतपुरम, मध्य क्षेत्र देखिए प्रयागराज, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जयपुर, प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु, रखरखाव कमान देखिए नागपुर में है। और प्रशिक्षण वाली कमान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये बेंगलुरु में यानी बेंगलोर में है। देखिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? असम राइफल, होमगार्ड, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ये बहुत आसान है, लोग इसको आसानी के साथ कर लेंगे, असम राइफल। अब देखिए पुलिस बल के बारे में जानकारी एक साथ आपको दे दिया है। असम राइफल 1935, होमगार्ड 1946, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी जहां आईपीएस का प्रशिक्षण होता है बाद में 1948, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962, सशस्त्र सीमा बल 1963, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963, सीबीआई सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969, त्वरित कार्य बल आरएएफ 1992, राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल 1993। ये सब पूछा जा सकता है। बाकायदा इसका नोट्स होना चाहिए, दोहराया जाता रहना चाहिए बीच बीच में। आरओ का एग्ज़ाम आसान नहीं है, या पीसीएस का आसान तो है, लेकिन हमें यह समझ में आ जाए कि किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा वर्क करना है और फिर सवाल लगाए जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो सोचें आप क्या आंसर होगा, विचार करें इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका जवाब है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए इसका संस्थान है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 1934 में कोलकाता में, मझगांव डाम लिमिटेड 1934 मुंबई में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 विशाखापट्टनम में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 क्रम में मैंने कर दिया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 1957, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1970, मिश्र धातु निगम लिमिटेड 1973। देखिए यहां पर, हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं आगे चलें। 11वां सवाल, अग्नि 1 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्रथम परीक्षण 22 जून 1989 को उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ था। यह परमाणु हथियार, ये अग्नि प्रथम की बात हो रही है, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। केवल 3, 1 और 2 और 1, 2, 3। तो इसका परीक्षण जो है वो 22 जून को नहीं हुआ था, 22 मई को हुआ था, ध्यान रखना है। 22 मई 1989 को इसका पहला परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं है, तो गलत है, ये ले जाती है। ये इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है, तो ये सही है। तो सिर्फ 3 वाला यानी बी वाला विकल्प सही है। देखें अग्नि 5 के बारे में, अग्नि प्रथम और अग्नि 5 पूछा जा सकता है। अग्नि 2, 3, 4 ये जो हैं इनके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए, नोट्स इनका संक्षेप में बना लेना चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो संभावना यही है कि या तो अग्नि प्रथम के बारे में पूछ लेगा, अग्नि 5 के बारे में। अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी कुल लंबाई 22.5 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 7000 से 8000 किलोमीटर है। यह 5 चरणों वाली मिसाइल है। बताएं, सवाल में इस तरह से रखा है स्टेटमेंट कि
आयोग क्या पूछ सकता है, बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन उनको नहीं रखा है। तो देखिए इसकी कुल लंबाई 17.5 मीटर है। ध्यान नहीं देते लोग, तो 22.5 नहीं है तो ये गलत हो गया। इसकी मारक क्षमता ये सही है, 7 से 8 हज़ार किलोमीटर है तो ये सही है। यह 5 चरणों वाली मिसाइल है, तो 5 चरण नहीं है, 3 चरण हैं, 3 चरणों वाली है ये। तो सिर्फ कौन सा सही है, 2 वाला विकल्प। तो देखिए इसमें तो इसमें 2 वाला विकल्प नहीं आया, तो 2 रखिए इसमें सी वाला विकल्प, ठीक है। तो ये सी वाला आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी 1 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्रथम परीक्षण 25 जनवरी 1988 को हुआ था। तो क्या यह सही है? तो 25 जनवरी को हुआ था 1988 को। यह एकल चरणों वाली ठोस ईंधन से युक्त मिसाइल है पृथ्वी 1। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। तो देखिए पहला वाला, देखिए 25 जनवरी नहीं है, 25 फरवरी है। 25 फरवरी 1988 को हुआ था, तो यह गलत हो जाएगा। यह एकल चरणों वाली ठोस ईंधन से युक्त मिसाइल है, तो ठोस ईंधन नहीं है, तरल है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, तो यह सही है। तो सिर्फ तीसरा वाला सी वाला विकल्प सही है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धनुष मिसाइल सतह से हवा में मार करती है। त्रिशूल मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। बस। तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत है। धनुष सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह पर मार करती है। और त्रिशूल मिसाइल सतह से सतह पर नहीं बल्कि सतह से हवा में मार करती है ये। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों ही असत्य हो जाएंगे। नाग मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह टैंक रोधी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता केवल 500 मीटर है। इसका उत्पादन केवल डीआरडीओ के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये टैंक रोधी मिसाइल है, तो सही है। इसकी मारक क्षमता केवल 500 मीटर है, तो 500 मीटर नहीं बल्कि 4 किमी तक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उत्पादन केवल डीआरडीओ के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो ये भी गलत है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के तहत ये मैन्युफैक्चर इसको किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए पहला वाला विकल्प ही सही है। तो देखिए यहाँ तक आपके लिए मैंने सवाल बनाया था। उम्मीद है कि इससे क्या होता है कि कम से कम जब सवाल सामने आते हैं तो फिर हमारा जहन काम करता है कि हमको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है। ख़ास करके जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं या दूसरी बार देने जा रहे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है, 10 लाख से ऊपर 11 लाख फॉर्म भरा गया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 39 सवाल जब 2 कथनों वाले पूछ रहे हैं तो आसान नहीं होगा। जो 4 विकल्पों वाले सवाल हैं उनको घटा रहा है आयोग धीरे धीरे, यानी चीज़ों को डीप में ले जाने की कोशिश है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी भी उसी तरह से बनाने की ज़रूरत है। नोट्स रहता है जब टॉपिक वाइज तो आसानी पैदा हो जाती है, लेकिन हमें जो है सवालों को करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सवाल, और अपने चैनल का नाम भी मैंने यही रखा है डिकोड प्रीलिम्स का, ताकि जो नाम रखा गया है वो सही हकीकत में चरितार्थ भी तो होना चाहिए। नाम तो लोग रख देते हैं लेकिन काम वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको सवाल बना के दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन जब तक मैदान में किसी चीज़ को सीखा नहीं जाएगा, अखाड़े में सीखा जाता है ना, पहलवानी अगर सीखनी है किसी को तो वो तो मैदान में ही सीखना होगा ना, वहीं पर सब कुछ दांव पेच सिखाया जाएगा। तो ये दांव पेच की जगह ही है। यहाँ आपके सामने मैं हर तरह के सवाल रख रहा हूँ, तो उसको आप देख रहे हैं कि कुछ करेंगे भी नहीं भी हो पाएगा तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस तरह से एक अनुभव जब वितरित होता है, एक अनुभव मैं अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। जब इंसान का अपना कैरियर बनता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो कोशिश करिए, मेरे तरफ से जो कुछ भी हो सकेगा आप लोगों के लिए वो मैं ज़रूर करूँगा। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच जाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।